वेलकम टू एवरीवन। राजनीतिक भूगोल की इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज पार्ट 1 में मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज के 2 पार्ट जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक पर हमने बात की थी, उसमें से मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और आज इस क्लास में हम जेनेटिक क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के इस वर्गीकरण के अंतर्गत सीमाओं का अंकन या सीमाओं का विभाजन उनकी उत्पत्ति के समय के सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर किया गया है। इसका मुख्य आधार यह है कि सीमाएं सांस्कृतिक वातावरण के विकास से पहले, मध्यांतर में अथवा बाद में स्थापित की गई हैं। इस विभाजन का नामकरण भौतिक भूगोल के नदी प्रणाली के विकास के आधार पर किया गया है। इस आधार पर भी सीमाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्ववर्ती सीमा, दूसरा परवर्ती सीमा, तीसरा है अध्यारोपित सीमा और चौथा है अवशिष्ट सीमाएं। पहले हम बात करते हैं पूर्ववर्ती सीमाओं के बारे में। पूर्ववर्ती सीमाएं ऐसी सीमाएं हैं जिनका सीमांकन संबंधित क्षेत्र में मानव अधिवास के विकास के पूर्व ही हो गया था। प्राय निर्जन और अविकसित क्षेत्रों में ही ऐसी सीमाएं खींची गई, क्योंकि वहां मानव अधिवास, कृषि या अन्य कोई भी कार्यकलाप विकसित नहीं थे। केवल राज्यों की प्रभुसत्ता का विभाजन करने के लिए ही ऐसी सीमाएं पहले ही खींच दी गई थी। विश्व की अधिकांश ज्यामितीय सीमाएं इसी प्रकार की हैं। ये काफ़ी सरल सीमा के रूप में मानी जा सकती हैं, क्योंकि सीमांकन के बाद दोनों ओर विकसित कार्यात्मक इकाई के रूप में राज्य इस सीमा से अनुकूलन स्थापित कर लिए और ये सीमाएं स्थायी रूप से पड़ी रही। यूएसए और कनाडा की सीमा इसी प्रकार की सीमा है। इसी तरह अलास्का और कनाडा के मध्य, उत्तरी अफ्रीका के देशों की सीमाएं भी इसका एक अच्छा उदाहरण कही जा सकती हैं। दूसरा जो सीमाओं का वर्गीकरण है जेनेटिक क्लासिफिकेशन का, वो है परवर्ती सीमाएं। किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के पश्चात ऐसी सीमाओं का निर्धारण होता है। ये सीमाएं सांस्कृतिक भूदृश्य के विभिन्न तत्वों यथा धर्म, भाषा और प्रजाति के आधार पर ही खींची जाती हैं। 1921 और 22 में निर्धारित जर्मन पॉलिश सीमा इसका उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण भारत पाक सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमाएं हैं। इन सीमाओं की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ये सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के पश्चात खींची जाती है। इससे ये पहले से ही स्थापित कार्यात्मक आर्थिक एकता को विखंडित कर देती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन सीमाओं को पार करके आधारहीन हो जाता है। परवर्ती सीमा अनेक बार सांस्कृतिक गतिरोध उत्पन्न करती है, जैसे स्विट्जरलैंड की सीमा जर्मन बोलने वालों को जर्मन से तथा फ्रेंच को फ्रेंच से पृथक करती है। आधुनिक समय में सीमा निर्धारण पूर्णतया राजनीतिक आधार पर किया जाता है, अतः सांस्कृतिक दृष्टि से वे अवरोध उत्पन्न करती हैं। जेनेटिक क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज की तीसरी सीमा के रूप में हम अध्यारोपित सीमा को पढ़ेंगे। अध्यारोपित सीमाएं भी किसी क्षेत्र में सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के पश्चात ही निर्धारित की जाती हैं। इस तरह से ये सीमाएं भी परवर्ती सीमाओं की तरह ही हैं, लेकिन अंतर यह है कि जहां परवर्ती सीमाएं सांस्कृतिक समानता या असमानता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, वहां अध्यारोपित सीमाएं उक्त तथ्यों की उपेक्षा करते हुए संबंधित राज्यों पर थोप दी जाती हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा तथा कुछ वर्ष पहले तक उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम की सीमाएं प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से समान क्षेत्रों को 2 भागों में बांटकर अलग कर देती थी। इससे सामाजिक आर्थिक समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। प्राय किसी तीसरे देश द्वारा जबरदस्ती इन सीमाओं का निर्धारण कराया जाता है। जेनेटिक क्लासिफिकेशन में जो सीमाओं का आखिरी वर्गीकरण है वो अवशिष्ट सीमाएं। इसके अंतर्गत इस प्रकार की सीमाओं को रखा गया है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कार्य करती थी, लेकिन पुनः समाप्त कर दी गई। वर्तमान समय में इन सीमाओं की पहचान सांस्कृतिक लक्षणों के अवशेषों
से की जा सकती है, इसलिए इस प्रकार की सीमा को अवशिष्ट सीमा कहते हैं। इसके लिए हार्टशॉन ने रूस जर्मन सीमा का उदाहरण दिया है, जिसको अपर साइलेशिया के औद्योगिक प्रदेश में वहाँ के आवासों की बसावट और बनावट में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार जर्मनी और पोलैंड के मध्य की सीमा जो अब समाप्त है, एक अवशिष्ट सीमा ही है। वर्तमान समय में अवशिष्ट सीमाओं का कोई खास महत्व नहीं रह गया है। सीमाओं के इन वर्गीकरण के अलावा भी अन्य आधार पर भी वर्गीकरण किए गए हैं। जैसे विगर्ट ने भी सीमाओं के निम्न प्रकार से भेद बताए हैं। वे बताते हैं कि कुछ सीमाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कुछ सीमाएं कुछ देशों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और डी फैक्टो सीमाएं वो सीमाएं होती हैं जो किसी एक देश द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, जैसे इक्वेडोर, पेरू या भारत चीन की सीमा इसका एक अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सीमाओं के वर्गीकरण को जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सीमांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।